लाइफ स्टाइल डिजीजेस की मतलब होता है कि जैसे जो हमारा दिनचर्या होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा खान पीन सही नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों से भी ये हो सकता है। ये मत सोचना कि सिर्फ अनुवांशिक ही है, ऐसा नहीं है। आप चिल्लाते रहे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तब नहीं समझा जाएगा। पहली बात तो आप शारीरिक रूप से सही है, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप मानसिक रूप से सही है, आपका दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, और आप सामाजिक रूप से भी सही हैं। ये नहीं कि आप समाज वालों के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, सबको थप्पड़ मारते चल रहे हैं, कहीं आपको कैसे कहाँ सोसाइटी में बिहेव करना है आपको पता ही नहीं है, तब भी लोग बोलेंगे अरे पागल है क्या यार ये। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह, और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? और प्लीज कमेंट्स किया करो। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स किया करिए कि आपकी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या चीजें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो अगेन आज ये क्लास किसके लिए? क्लास 9th के लिए हम वन शॉट लेके आए हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? हम बीमार क्यों होते हैं। भाई बीमार तो देखो सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी पड़ते हैं, आप लोग भी बीमार होते होंगे, हम भी बीमार होते हैं, सभी बीमार होते हैं, ठीक है। तो वो बीमारियां आखिर होती क्यों हैं भाई, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, उसके क्या क्या कारक यानी कि क्या क्या वजहें होती हैं, कौन कौन सी चीज उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, और अगर हम बीमार हो गए तो उसको ठीक करने के उपचार क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो सावधानियां होती हैं जिनको बरतने से हम बीमार पड़ने से बच सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग? है ना इंटरेस्टिंग? तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करें अपना चैप्टर। अब तैयार हैं? तो चलिए फिर आ जाइए, ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, हम बीमार क्यों होते हैं। तो देखो पहले एक ओवरलुक ले लेते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो देखो ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वास्थ्य। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? स्वास्थ्य, ठीक है। देखो स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप जिंदगी में सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो फिर आपका ना पढ़ने में मन लगेगा, ना खेलने में मन लगेगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य हमेशा क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में क्या हो सकता है? रोग हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है हमारी बॉडी में? क्या हो सकता है? रोग हो सकता है, ठीक है। अब जितने भी व्यक्तिगत कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे मैम व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं? देखो मान लो तुम किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेस में हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, स्ट्रेस है, मम्मी पापा ने डांट दिया, स्ट्रेस है, एग्जाम है, स्ट्रेस है, होमवर्क पूरा नहीं है, स्ट्रेस है। भाई जिंदगी में कितने स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से खतरनाक कोई चीज ही नहीं होती है, पता है। अगर स्ट्रेस है, अगर आपको स्ट्रेस है तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में आपको बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान है, बहुत सोचते हैं, तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग जो है हैंग होने लगेगा, है ना। तो अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी क्या होगा? तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और आप रोग जनित हो जाएंगे। बहुत सारी सामुदायिक समस्याएं होती हैं, मतलब जो हम अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आप एकदम बॉडी से एकदम स्वस्थ हो, नॉर्मल हो, ठीक है, और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं है, पर आपको नहीं पता कि कम्युनिटी में कैसे रहना है, क्योंकि देखो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सोशल प्राणी है, हम एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अब आप रास्ते चलते किसी को भी दो थप्पड़ लगा देते हो, ठीक है। या फिर अगर मान लो किसी सोसाइटी में किसी और की वजह से आप क्या हो, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक है, तो भी क्या है? तो भी आप रोग जनित हो जाओगे ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? वो क्या चीजें उनको इफेक्ट करती हैं? क्या स्रोत है? आंतरिक कारण जो मैंने बताया कि आप अगर मेंटली आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, या आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बाह्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपको कोई संक्रमण हो गया भाई, ठीक है, आपको कोई जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, आप किसी चीज से कोई संक्रमण हो गया, तब भी आप रोग हो जाएगा आपको। भौतिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं कि मान लो आपके पेरेंट्स में, मान लो किसी के पेरेंट्स को शुगर है,
या हार्ट डिजीजेज है, तो आगे चल के उसके बच्चों को भी वो होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको होने के क्या होंगे, संभावना होगी। ठीक है, अब अभावजन्य है, अगर मान लो आप सही से खाना पीना नहीं खाते हो, आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो, बोलते हो ना दूध नहीं पीऊंगा मैं मम्मी, तो मान लो फिर क्या होगा, आप पे कैल्शियम की कमी हो गई, या आप सही से खाना नहीं खाते हो, सिर्फ पिज्जा बर्गर खाते रहते हो, तो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कमी हो जाएंगी, प्रोटीन की कमी हो सकती है। ठीक है, अगर इन सब चीजों की कमी हो गई तो भी आप रोग जनित हो सकते हो, तो भी आपको क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अभाव वाली चीजों में नहीं रहना है भाई, खाइए पीजिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, अब देखो प्रकार क्या क्या है। ठीक है, एक होता है तीव्र रोग। तीव्र रोग, अभी हम सिर्फ इन सारी चीजों को एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम इन सारी ही चीजों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब मैं हूं तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, ठीक है, तो अब देखो तीव्र रोग हो सकते हैं। तीव्र रोग मतलब होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी आते हैं, जैसे मान लो जुकाम है, जैसे मान लो मुझे जुकाम है। ठीक है, और आप उससे सामने 4 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेरे छींकने खांसने से उनको भी जुकाम हो सकता है। ठीक है, पर वो होगा 3-4 दिन, आपको बहुत परेशान करेगा, आपको बहुत बीमार फील होगा, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक, या इसको ये भी बोलते हैं वृहाकालिक, या फिर क्या बोल सकते हैं, दीर्घकालिक। अब दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं भाई, एक बार आपको हो गए तो उनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक होता है। ठीक है, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आपने देखा होगा। वैसे तो टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है बेटा, और उसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा टफ होता है। ठीक है, मतलब अगर लंग्स टीबी है, सबसे कॉमन होती है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, लोग खांसते रहते हैं, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, खांसते हैं तो वो एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसके अगर वो खांसते हैं तो उससे वो सामने वाले को भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारे तरह की टीवी भी ऐसी नहीं होती है जो कम्युनिकेबल है। जैसे बोन टीवी हो गया, अगर बोन टीवी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 1 साल तक पूरा या 1.5 साल तक पूरा मेडिसिन खाना पड़ता है। अगर फेफड़ों का टीबी हो गया तो सिर्फ 6 महीने की दवा या 8 महीने दवा खानी पड़ती है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया। ठीक है, इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बीमारियां ही दीर्घकालिक होती हैं। अगर एक बार हो गया तो फिर ये लंबी चलेंगी, लंबे समय के बाद ही आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दीर्घकालिक बीमारियां हो गई। तीव्र वाले में क्या हुई कि हाँ आया, चलो सर्दी जुकाम बुखार है, वायरल है, 2-4 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, अब जन्मजात रोग भी हो सकते हैं भाई, कि हो सकता है कि जब से आप पैदा हुए हो तब से ही कोई डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जन्मजात। और अधिग्रहण रोग भी हो सकते हैं, इनको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो प्रकार हमने देख लिए। ठीक है, अब ये जो अधिग्रहण रोग हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग जो होते हैं वो किसी से किसी को फैलते नहीं है। संक्रामक क्या होते हैं, जो किसी से किसी को फैल जाए। संक्रामक क्या होता है कि मतलब उनसे संक्रमण दूसरों को हो जाए। असंक्रामक क्या होते हैं, उनका संक्रमण नहीं होगा। अगर ये बीमारियां किसी को हैं तो उससे उसके साथ बैठ के खाना खाने, पानी पीने, घूमने से दूसरे को वो बीमारियां नहीं होंगी, मतलब वो क्या होगा, दूसरा उससे संक्रमित नहीं होगा। जैसे आनुवांशिक विविधता द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे अगर मान लो किसी आनुवांशिक विविधता के रोग क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था कि जैसे किसी को क्या हो जाए, शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए, ये सब क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हो जाए। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, तो इसके एक परसेंटेज बहुत कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को आनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे मान लो किसी को बीपी है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, जो उसको आनुवांशिक रूप से मिली है, ये बिना आनुवांशिक कारणों के भी हो सकती हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी हैं ये। ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस की मतलब होता है कि जैसे जो हमारा दिनचर्या होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा खान पीन सही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों से भी ये हो सकता है। ये मत सोचना कि सिर्फ आनुवांशिक ही है, ऐसा नहीं है। शुगर जो है स्ट्रेस की वजह से भी बहुत लोगों को हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। तो अगर किसी को आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है, तो अगर मान लो किसी को शुगर है सपोज, तो आप उसके साथ बैठ के अगर चाय पी लोगे, या आप उसके साथ बैठ के कुछ खा लोगे, या आप उससे हाथ मिला लोगे, तो आपको शुगर नहीं होगा,
क्योंकि वो संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। जैसे कि हार्मोन लेवल्स पे कोई डिसऑर्डर हो जाए, अगर किसी को कोई हार्मोनल डिजीज हो जाता है ना, जैसे आपने पुराने सॉरी आपने शायद पहले क्लासेस में पढ़ा हो, या हो सकता है आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ो कि जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड हो गया, हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो डिजीज हो गई, हार्मोन का लेवल कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपो, ज्यादा हो गया तो हाइपर। तो अगर हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो गया, हाइपर हो गया तो भी डिजीज हो जाएगी, तो भी बीमारियां हो जाएंगी। और अगर कम हो गया, हाइपो रह गया, तो भी डिजीज हो जाएगी, तो भी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। एलर्जी हो गई भाई, तरह तरह की स्किन रैशेज, एलर्जीज हो जाती हैं। आप कभी कभी देखो आपने कुछ खा लिया तो आपको नहीं पता चला, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो पूरे बॉडी पे दाने आ गए, चकत्ते आ गए, ये सारी चीजें हो गई। ये सब क्या है? एलर्जीज है। साबुन से हो जाता है, फेस वॉश से हो जाता है, बहुत चीजों से हो जाता है, खाने से हो जाता है, पाउडर से हो जाता है, कभी कभी परफ्यूम से हो जाता है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी, मतलब हर एक अलग अलग इंसान के बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि अगर एक को हुई है तो जरूरी है कि दूसरे को हो जाए। कैंसर जैसी बीमारियां अगर एक को है तो जरूरी नहीं है कि उससे आपको हो जाए, क्योंकि ये बीमारियां एक से दूसरे में संक्रमित नहीं होती हैं। ओके, चलो अब संक्रामक रोग देख लेते हैं भाई कि क्या क्या संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग जो होते हैं उनमें इतने सारे चीजों को हमें पढ़ना है कि पहले तो संक्रामक रोग के कारण क्या है, वो कौन से रोगाणु हैं जो संक्रामक रोग को फैलाते हैं, बताओ कौन से रोगाणु हैं, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, रोग फैलाने के साधन क्या है। अब मान लो रोगाणु तो हैं, ये रागाणु नहीं है, रोगाणु है, ठीक है। मान लो रोगाणु तो हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, आपका जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक फंजाई हो सकता है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, आप रोग फैला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो रोग फैलते हैं वो किस मीडियम का यूज करते हैं, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, मजाक कर रहे थे, हवा से जाएंगे, किसी पशु पक्षी के माध्यम से जाएंगे, किन चीजों के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे क्या कि रोग फैलाने के साधन क्या क्या है, ठीक है। फिर अब उनका निवारण कैसे होगा, मतलब उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, उनसे कैसे छुटकारा होगा, और उपचार के नियम क्या क्या हैं भाई, उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, ये भी हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है। और देख लेते हैं, अब देखो ये हर जगह रोगाणु को रोगाणु लिखा है। अब रोगों के कारण क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवाणु हो सकते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बैक्टीरिया, उनके लिए लिख देते हैं। जो जीवाणु और विषाणु में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओ रोगाणु क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो जो जीवाणु होता है उसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और जो विषाणु होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, ठीक है। और जो कवक होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फंजाई कहते हैं, ठीक है। कवक तो जानते होंगे ना, जैसे रोटी वोटी रख दो तो उसमें फफूंद, कुछ दिन का अचार वचार देखो पुराना हो जाता है, या पानी उसमें मॉइस्चर आ जाता है हल्का सा, तो थोड़ा सा ऐसे भुरभुरा सा ऐसे फफूंद टाइप का लग जाता है, वही फफूंद क्या है, वही फफूंद आपका कवक है, ठीक है। अब जो कुछ प्रोटोजन्स होते हैं वो भी रोग कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, जिससे हर साल इतने लोगों की डेथ होती है, ठीक है। तो कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं, ट्रिपैनोसोमा, टिपैनोसोमियासिस, ठीक है, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। लीशमानिया क्या कॉज करता है, काला अजर कॉज करता है। तो ये सब कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। कृमि जनित रोग, बहुत सारे ऐसे कृमि जनित रोग होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम क्या करता है भाई, टीनिया सोलियम क्या वो करता है, ये टीनियासिस क्या करता है, जैसे जो लोग सुअर का मीट वीट खाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, टीनिया सोलियम होता है, ठीक है। वो चला जाता है उनकी बॉडी के अंदर, फिर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ढेर सारे टीनिया सोलियम्स हो जाते हैं, फिर क्या होता है, आपको दिक्कत होने लगती है, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, भर भर के निकालते हैं, ठीक है। एस्कैरिस, तो ये सारी, या आपने किसी का देखा होगा एक पाँव बहुत फूल जाता है, हाथी पाँव जिसे कहते हैं, कभी देखा है कि नहीं कि किसी का एक पाँव तो ऐसे नॉर्मल होता है और एक पाँव ऐसे बहुत फूला हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव। किससे होता है, वाउचेरिया बेनक्राफ्टी, ठीक है। तो ये सारे भी क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रोगों के कारण होते हैं। अब उन रोगों को फैलाता कौन है भाई, साधन क्या क्या है, तो देखो एक तो हवा द्वारा, ठीक है, जैसे टीबी। अब जैसे टीबी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो लंग्स टीबी होती है मोस्टली, ठीक है, वो जैसे किसी ने खांसा और उसको टीबी है, अब उसके क्या है, बैक्टीरिया क्या हो गए, यहाँ पूरा फैल गए, ठीक है। अब जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है, अब जैसे आप बोलोगे कि मैम अगर हवा में होते हैं तो सबको टीबी क्यों नहीं हो जाती है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अगर आपकी इम्यूनिटी क्या है,
स्ट्रांग है, आप अच्छे से खा पी रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, आपका रोग एकदम सॉरी आपका बॉडी जो है वो रोग मुक्त है, तो फिर आपको नहीं अफेक्ट करेगा ना भाई। वो रहते तो हवा इसी वातावरण में सारे प्रकार के जीवाणु वायरसेस सब घूम रहे होते हैं, ठीक है। जिनका बॉडी कमजोर होता है, जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, उन पे जाके वो हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो टीबी के जो यानी क्षय रोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी टीबी के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में होते हैं और फिर जिनका भी बॉडी वीक होता है उनमें क्या होता है, अटैक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे पानी के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि हैजा सुना होगा आपने, हैजा, ठीक है। ये किसके थ्रू फैलता है, पानी के थ्रू फैलता है, ठीक है। अब संपर्कों द्वारा भी होता है, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, ठीक है, इनके थ्रू भी हो जाता है। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, ठीक है, और उसके बहुत सारे शारीरिक संबंध दूसरे लोगों के साथ बन रहे हैं, ठीक है, तो जिनके साथ भी बनेंगे उनको भी एड्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एड्स जो है वो संपर्क द्वारा हो गया, कि एक व्यक्ति का संपर्क अगर दूसरे व्यक्ति से हो रहा है तो उसको भी वो क्या करेगा, एड्स जो है वो पास ऑन कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई, रोग वाहक द्वारा भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यही देख लो, प्रोटोजोआ, इसमें मैंने आपको किसका एग्जाम्पल बताया था, प्लाज्मोडियम, क्या कॉज करता है, जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड, क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब मलेरिया तो कॉज करता है, लेकिन उसको ले कौन जाता है, मच्छर। मच्छर उसका क्या हो गया, वाहक हो गया। अपन बोलते हैं ना कि ओ मच्छर काटने से मलेरिया हो गया, तो क्यों, क्योंकि भाई मच्छर के अंदर ही वो प्लाज्मोडियम था जो कि क्या पैदा कर रहा था, जो कि मलेरिया पैदा कर रहा था। तो मच्छर क्या हुआ, मच्छर वाहक हो गया, समझ गए, ठीक है। अब देखो निवारण का सिद्धांत क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो कुछ सामान्य विधियां होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं निवारण के लिए, और कुछ रोग विशिष्ट विधियां होती हैं कि जिस तरह का रोग होता है उस तरह की स्पेसिफिक विशिष्ट विधियां होती हैं, ठीक है। उपचार के नियम क्या क्या हैं, देखो रोग का प्रभाव कम करके एक तो लाक्षणिक उपचार द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी आपके लक्षण हैं, जैसे आपने बोला बुखार आ रहा है, कप कपा के ठंडी आ रही है, ये आ रहा है, डॉक्टर पूछते हैं ना क्या महसूस हो रहा है, तो आप बताते हैं ये हो रहा है डॉक्टर साहब, ये हो रहा है डॉक्टर साहब, ये हो रहा है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है मैं दवा लिखता हूँ, ठीक है। अब फिर आपको पूर्ण विश्राम करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया और आप जाके वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आपको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, विश्राम यानी कि रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आपका बॉडी क्या करे, रोग से लड़ने के लिए क्या करे, आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, ठीक है। अब देखो रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक देता है डॉक्टर, ठीक है। रोगाणुओं को मारने के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। जैसे कि जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक चलती ना, देखो जब वायरल फीवर होता है हमें तब भी एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, ठीक है। और सारी बीमारियों में भी हमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि जो भी रोगाणु विषाणु जीवाणु जो भी है उनसे क्या हो, उनसे हमें उनको मार दिया जाए और हमारा शरीर वापस से पहले की तरह क्या हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, ओके। अब देखो किसी व्यक्ति की, अभी तक हमने जो देखा वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, वो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा कि ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ओके। चलो फिर देखो, किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। मैंने बताया ना कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की डेफिनेशन के अनुसार अगर एग्जाम में भी आए तो आपको यही लिखना है, और यही सर्वमान्य है कि WHO की डेफिनेशन के अनुसार क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। यानी आपको स्वस्थ कैसे समझा जाएगा भाई, आप चिल्लाते रहे मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं मैं स्वस्थ हूं, तब नहीं समझा जाएगा। अगर आपकी पहली बात तो आप शारीरिक रूप से सही है, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप मानसिक रूप से सही हैं, ठीक है, आपका दिमाग एकदम सही काम कर रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, और आप सामाजिक रूप से भी सही हैं। ये नहीं कि आप समाज वालों के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, सबको थप्पड़ मारते चल रहे हैं, कहीं आपको कैसे कहाँ सोसाइटी में बिहेव करना है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तब भी लोग बोलेंगे अरे पागल है क्या यार, ये यही बोलेंगे ना। तो जब आप
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आपको क्या कहा जाएगा, स्वस्थ बोला जाएगा। इनमें से अगर कोई भी एक फैक्टर आप में नहीं है, जैसे आप शारीरिक रूप से सही हैं, आप मानसिक रूप से सही नहीं है, या आप मानसिक रूप से सही हैं पर आपको कुछ बीमारी हो गई है शरीर में, डेंगू, मलेरिया, कुछ भी, तो भी आप स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो स्वस्थ होने का डेफिनेशन क्या है, जब आप, बताओ, जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप क्या हैं, तभी आप स्वस्थ हैं। ओके, चलो अब देखो, लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन को ये याद रखना है, स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। वही बात है कि जब आप अपनी कोई भी शारीरिक गतिविधि या मानसिक या सामाजिक रूप से कोई भी कार्य अगर आप आसानी रूप से मतलब अच्छी तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं, तो आपको स्वस्थ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आप देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती हैं भाई। देखो, पहले तो अच्छा भौतिक वातावरण, जैसे आप जहां पे रह रहे हैं, ठीक है, या अच्छा सामाजिक वातावरण की मतलब आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, वहां आपको बहुत स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, या वहां पे आप कोई खराब चीजें तो नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। संतुलित आहार, भाई से पिज्जा और बर्गर खाने से कुछ नहीं होगा। संतुलित आहार, और संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें सारी चीजें क्या हो, आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब चीजों का आप क्या करें, आप सब चीजों को बैलेंस डाइट के रूप में लें, सब चीजों को संतुलित आहार के रूप में लें। ठीक है, और सक्रिय दिनचर्या, यही नहीं कि सब अच्छा अच्छा खा रहे हैं और दिन भर बेड पे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, आराम से फोन चला रहे हैं, तो भी भाई रोग हो ही जाएंगे। ठीक है, और क्या करें, आपकी सक्रिय दिनचर्या है, भागो दौड़ो खेलो काम करो, जितना खाया है उसको क्या करो, पचाओ अच्छे से। ठीक है, तो सक्रिय दिनचर्या होनी चाहिए। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार, अगर रोजगार आप बड़े होके नहीं करेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या होंगे, आप वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो वैसे ही 2-4 बीमारियां पकड़ लेंगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं बेटा। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक मतलब आपको अपनी कोई समस्या है, व्यक्तिगत आपके शरीर में हो, चाहे आपको मानसिक रूप से, और सामुदायिक अगर आप जहां मतलब आपको सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम है, आपको और लोगों से कोई प्रॉब्लम है, तो भी क्या होगा, ये दोनों ही प्रकार की समस्याएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगर व्यक्तिगत भी है, शारीरिक भी है, तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, या व्यक्तिगत समस्या है, शारीरिक समस्या है, या आपको बाहरी किसी से कोई समस्या है, तो भी क्या होगा, आप के स्वास्थ्य को ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, भले कुछ टाइम बाद पड़े। ठीक है, अब देखो सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, आपका पर्यावरण कैसा है भाई। ठीक है, मतलब कि आप जैसे जहां पे भी रह रहे हो, जैसे जो अभी आपने लास्ट पीछे पढ़ा था भौतिक फैक्टर, और आपका ये सारी चीजें कि मतलब आप जैसे अभी जैसे दिल्ली है, हमने सुना है कि वहां का एयर बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत वहां पे जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है। जो लोग गांव में रहते हैं, जो ज्यादा पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, उनको क्या है, ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा शुद्ध पानी मिलेगा। अगर आप शुद्ध पानी नहीं ले रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं ले रहे हैं, जो खाना आजकल हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, अब जो भी चीजें खा रहे हैं सब में मिलावट खा रहे हैं, तो भी तो बीमार पड़ेंगे ना यार। सोचो, कॉमन सेंस है ना, तब भी तो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। देखो दिन पे दिन हम लोग प्लांट्स काटते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सच है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतने सारे लोगों को रहने के लिए और सारे चीजों को ग्रो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, या और सारी इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम पौधे काट रहे हैं। जितने हम काट रहे हैं उतने हम लगा नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब
पानी पहले की तरह शुद्ध नहीं, हम सारा कचरा, पन्नी, पैकेट, ये वो सब नदी में छोड़ देते हैं, गंदगी, ठीक है। तो पानी हमारे पास शुद्ध नहीं है। जो जमीन के नीचे का पानी है वो भी हम खत्म करते जा रहे हैं। हम खूब पानी बहाते हैं, खूब बोरिंग करा रहे हैं, खूब वो कर रहे हैं, फिर एक टाइम के बाद वो भी पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ना हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, ना हमारे पास शुद्ध हवा होगी, और प्लस जो हम खेती करा रहे हैं उसमें हम इतने पेस्टिसाइड्स, इतने जितने भी पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है, जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाएं रासायनिक छिड़के जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, वो भी खेत में जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। इसीलिए अब देखो आप, ऑर्गेनिक खेती इतनी ट्रेंड कर रही है कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे हवा पानी सारी चीजें से शुद्ध नहीं है, तो इसलिए भी हमारी जो जीवन अवधि है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, या लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। जैसे आजकल देखो कैंसर सुनना एक बहुत ही आम बात हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी उन सारी चीजों के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। सहमत हो या नहीं सहमत हो मुझसे? सहमत हो ना? ठीक है, चलो फिर। अब देखो, सामाजिक तथा आर्थिक संसाधनों को लोगों में भावात्मक तथा शारीरिक रूप से बनाए रखने के लिए जो उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके अनूठे वातावरण में उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है भाई, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। मतलब आप सोच रहे हो कि हम तो एकदम संतुलित आहार ले रहे हैं, हम रोज जिम चले जाते हैं, हम अपना काम सही से कर रहे हैं, हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हो, एक बड़ा सा नाला का पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर मक्खी सब घूमते रहते हैं, एक ने भी आपको काट लिया, आप खट से बीमार पड़ जाओगे। आपके हर मोहल्ले के पास पास गंदगियों का ढेर लगा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हो, बल्कि हम चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामुदायिक रूप से हम रहते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमारा देश, हमारा घर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हम सब चीज में क्या करें, स्वच्छता बना के रखें, ठीक है। अब देखो, जीवों का स्वास्थ्य उनके आस पड़ोस तथा पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। मैंने बताया ना भाई कि आपके पड़ोस में दो लोग दिन भर लड़ाई करते रहते हैं, सुन के आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपके पड़ोस में बहुत गंदगी, आपके पूरे मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, रोग पैदा करेगा, ठीक है। तो उन सारी चीजों से क्या करना है, बच के रहना है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक तथा सामाजिक वातावरण अनिवार्य है भाई। मतलब जहां आप रह रहे हो वहां साफ सफाई हो, आपके पास पड़ोस के लोग अच्छे हो, ठीक है। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था हैं। अब आप समझ गए, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही फैक्टर्स क्या है, जरूरी हैं स्वस्थ रहने के लिए। इतना क्लियर हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन है? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि स्वस्थ रहने में और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है भाई। अगर कब कहा जाएगा कि आप स्वस्थ हैं और कब कहा जाएगा कि आप सिर्फ रोग मुक्त हैं, ठीक है। तो देखो, स्वस्थ हम किसी को हेल्दी, वैसे तो आप बोलते हो अरे जब कोई मोटा होता है बोल देते हो अरे ये बहुत हेल्दी है, नहीं, पर स्वस्थ रहने का डेफिनेशन क्या होता है कि जब कोई भी मनुष्य शारीरिक यानी उसके शरीर में कोई रोग ना हो, मानसिक कि दिमाग भी एकदम ठीक ठाक ठिकाने पे काम कर रहा हो, तथा सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर रहा है। मानिए कि आप शरीर से एकदम स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं, और इस सोसाइटी में सामाजिक रूप से भी आप ये नहीं कि जिसको जाने थप्पड़ मारते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही रूप से जब स्वस्थ होंगे और आप तीनों ही रूप से अपना काम एकदम सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, तो क्या कहा जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। जबकि रोग मुक्त क्या होता है, या ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव, ठीक है। कि मान लो जैसे आप डिजीज फ्री हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको बुखार जुकाम ये वो, आपका शरीर जो है सही काम कर रहा है, आप मानसिक रोगी नहीं हो, ठीक है, तो आप सिर्फ रोग मुक्त हो। क्या हो? रोग मुक्त हो। लेकिन जब आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे तरीकों से आपका बॉडी, आपका दिमाग, हर चीज आप एकदम सही सुचारू रूप से काम कर रहे हो, तब आपको क्या कहा जाएगा? स्वस्थ कहा जाएगा। तो रोग मुक्त होना तो क्या है? रोग मुक्त होना सिर्फ एक सिचुएशन है कि अगर ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी नहीं होती है। अभाव मतलब क्या है? बीमारी नहीं है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपको सामाजिक, मानसिक तथा
शारीरिक, तीनों ही रूप से क्या होगा, अपनी क्षमताओं का भरपूर आप जब उपयोग कर सकेंगे तभी आपको क्या बोला जाएगा कि आप स्वस्थ मनुष्य हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वस्थ में क्या होता है, व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन रोग मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत रीजन ही, अगर जैसे आप अपना खुद ध्यान रखेंगे, आपको मच्छर काट रहा है तो आप खुद जाके मोर्टीन या कोयल जलाइए ताकि आपको मच्छर ना काटे, आपको डेंगू मलेरिया वगैरह ना हो। ठीक है, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य जब होता है, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है तभी हम उसको बोलते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है। अगर मान लो कोई इंसान रोग मुक्त है तब हम बोलेंगे कि हाँ, क्या बोलेंगे कि इसको रोग नहीं है, ये डिजीज फ्री है, लेकिन उसको रोग है तो उसके स्वास्थ्य का एक पड़ला तो हो गया ना कि हाँ आपको रोग है तो आप स्वस्थ नहीं है। क्या आप स्वस्थ कहलाओगे? आपको कोई रोग है तो आपको स्वस्थ कहलाओगे? नहीं। आप दिमागी रूप से सही नहीं हो तो क्या आप स्वस्थ कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा या कोई भी बाधा उत्पन्न करे, आपके शरीर के कामों को प्रभावित करे। जैसे जब आपको बुखार हो जाए, मान लो किसी को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो वो क्या क्या जाके क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं, उसका शरीर में इतना एनर्जी ही नहीं होगा भाई, वो घर में पड़ा रहेगा कंबल ओढ़ के। ठीक है, तो जब भी कोई रोग होता है तो क्या होता है, व्यक्ति कार्य करने में असक्षम होता है बेटा। क्या होता है? असक्षम होता है। वो उसके सामान्य कार्य को भी प्रभावित कर देता है। भाई बड़े काम तो छोड़ो, छोटे छोटे उठना, ब्रश करना, ये सब चीजों में भी इंसान को क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, आप देखो रोग तथा इसके कारण क्या है, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, उनके लक्षण क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो सकता है, रूप रंग खराब हो सकता है। देखो, जब किसी को कोई रोग होता है, ठीक है, चूंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स, अंग जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बताया था मैंने, कोऑर्डिनेटेड होके काम करते हैं। याद करो, आपने पहले पढ़ा है कि ये कोशिका है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक या फिर टिश्यू बनाती हैं। ऊतक से आगे चल के क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और फिर यही अंग तंत्र से क्या हो जाता है, जब सारे मिल जाते हैं तो शरीर बना देता है। ठीक है, तो जब भी किसी को कोई रोग होता है तो उसमें कोई एक अंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, उससे कोई एक अंग भी प्रभावित हो सकता है। और चूंकि सारे अंग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं तो एक से ज्यादा अंग भी क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। जैसे जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पे लीवर होता है, लीवर में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे पेन रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको उल्टी जैसा आएगा, तो आपको फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा ओ अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, कुछ टेस्ट कराएगा, हो सकता है अल्ट्रासाउंड करा ले, ब्लड टेस्ट करा ले, फिर वो बताएगा अच्छा आपको ये क्या है, दिक्कत है। तो जिस भी जगह पे आपको दिक्कत होगी, मान लो आपको खांसी आ रही है, जुकाम है, आपके फेफड़े संक्रमित हैं तो डॉक्टर उसका एक्सरे कराएगा, अलग से टेस्ट कराएगा। ठीक है, तो जिस भी अंग या अंग तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होता है तो वो रोग का लक्षण कहलाता है। यानी कि वो लक्षण, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो ना, ये दिक्कत है डॉक्टर साहब, ये दिक्कत है डॉक्टर साहब, ये दिक्कत है, यहाँ दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, है ना। तो ये सब क्या है, लक्षण है। ठीक है, लक्षणों के आधार पर ये चिकित्सक विशेष को पहचानता है। जैसे आपने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर समझेगा अच्छा आपके पेट में दिक्कत है, वैसे टेस्ट कराएगा। आप बोलोगे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर वो समझेगा। आप बोलोगे मेरे को बुखार है तो डॉक्टर उसके लिए टेस्ट कराएगा। तो पहले वो आपके लक्षणों को, लक्षण जो भी आप बताओगे उसके आधार पर वो पहचानेगा कि आपको ये दिक्कत हो सकती है, और फिर रोग की पुष्टि के लिए हो सकता है आपके कुछ टेस्ट करा ले, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, कुछ भी। ठीक है, करा लेता है और फिर उसके हिसाब से वो क्या करता है, आपका उपचार करता है। ठीक है, अब रोग के लक्षण, रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं जो रोगी महसूस कर सकता है। भाई जैसे मान लो आपको बुखार आने वाला होगा या आपको जुकाम आने वाला होगा तो आपके गले में, शरीर में, आपके गले में,
शरीर में इन सब में क्या होगा, आपको हल्का पेन महसूस होगा, थकान महसूस होगी, है ना। तो ये लक्षण ही आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि हाँ आपको रोग है या फिर रोग होने वाला है। कौन महसूस कर सकता है, रोगी महसूस करेगा, ठीक है। अब रोग के चिन्ह क्या है, लक्षणों के आधार पर परीक्षण कराया जाता है। जैसे लक्षण होंगे, अगर डॉक्टर को शक होगा कि आपको मलेरिया है तो मलेरिया टेस्ट लिख देगा, ठीक है। जैसे लक्षण होंगे उनके आधार पर ही टेस्ट कराए जाएंगे। और टेस्ट क्या होते हैं, सही कारण जानने में मदद करते हैं। टेस्ट इस चीज की पुष्टि कर देते हैं कि हाँ भाई इस चीज इंसान को यही बीमारी है, यही दिक्कत है, ठीक है। तो टेस्ट क्या करते हैं, उस चीज की पुष्टि कर देते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमने पहले भी देखा था, जैसे वायरस। अब अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है, नॉर्मल वायरल फीवर है, ठीक है, या आपको सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड एक दूसरे से फैल जाता है, एड्स हो गया, अगर किसी एक व्यक्ति को एड्स है और वो दूसरों के साथ संपर्क बना रहा है तो दूसरों में भी एड्स हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये वायरल डिजीजेज है। या मीजल्स हो गई, छोटी माता आप देखते हो, चेचक, ये सब कैसी डिजीज है, ये सब वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। अब जो वायरल डिजीज होती है बेटा वो ज्यादा क्या होती है, संक्रमक वाली होती है, कि हाँ जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिजीजेस किससे कॉज करती हैं, वायरस से कॉज करती हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि अभी मैंने बताया टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टिटनस। अपन को जब कभी चोट लग जाती कहते हैं ना, जो टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। अभी भी आप याद रखना कि उसका भी कोई इलाज नहीं है, कुछ बीमारियां अभी भी ऐसी हैं जिनका कोई अच्छा इलाज नहीं है। तो जैसे टिटनस हो गया, ठीक है, या फिर टीबी हो गई, या फिर आपको और सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे कि कालरा हो गया, ठीक है। ये सारी डिजीजेस किससे कॉज होती हैं, बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गए कवक, है ना, यानी कि फंजाई। जैसे देखते हो आप किसी किसी को दाद हो जाता है, ऐसे ऐसे बॉडी पे ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती रहती है, वो फैलता रहता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, फंगल डिजीज की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर बैक्टीरियल डिजीज की वजह से यूटीआई भी हो जाता है, ठीक है। मतलब जो यूरिनरी ट्रैक होता है, जहां से हमारा यूरिन पास होता है, वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ पहले मैंने बताया, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया कॉज करता है, लीशमानिया हो गया, काला अजर कॉज करता है, ठीक है। ये सारी ट्रिपैनोसोमा हो गया, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो ये सारे क्या हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। कृमि हो गए, जैसे टीनिया सोलियम हो गया, मैंने बताया था जो लोग सुअर का अनकुक मीट खाते हैं उनमें होता है, ठीक है। और एस्कैरिस हो गया, वाउचेरिया बेनक्राफ्टी हो गया, हाथी पांव फैलाता है। तो ये सारे डिजीज किसकी वजह से होते हैं, कृमि की वजह से होते हैं। क्लियर है। अब देखो कुपोषण की वजह से भी हो सकता है भाई, मल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, मल न्यूट्रिशन हो जाए, ठीक है। उसके भी कई सारे रोग होते हैं, आपने पढ़े होंगे। और मान लो कोई विटामिन की कमी हो गई, बोलते हैं ना डॉक्टर इस विटामिन की कमी है, ये विटामिन की टैबलेट्स लिख देते हैं, मिनरल्स की कमी हो गई, तो इस वजह से भी, कुपोषण की वजह से भी हो सकता है। आनुवांशिक विविधता भी हो सकती है भाई। आनुवांशिक मतलब आपकी जेनेटिक आ रहा है, जैसे मैंने बताया हार्ट डिजीज हो गए, कैंसर हो गया, बीपी शुगर हो गया, ये सब क्या है, जेनेटिक आनुवांशिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्रदूषण द्वारा भी हो सकता है, जैसे मान लो कहीं की हवा प्रदूषित है तो आपको लंग्स में डिजीज हो सकता है, पानी हो सकता है प्रदूषित हो तो हैजा हो सकता है, और तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे किससे होते हैं, प्रदूषण से हो सकते हैं। और अगर टीकाकरण का अभाव हो, मान लो जैसे बच्चों को आपने देखा है ना, छोटे होते पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, किस लिए, ताकि उनको पोलियो ना हो आगे चल के, तो टीके लगते हैं। और हेपेटाइटिस के लिए भी लगते हैं, याद करो अगर आपको लगवाया गया हो, है ना। तो कुछ सारे टीके भी होते हैं जो इन सब चीजों से हमारा बचाव करते हैं। तो अगर आपको वो टीके नहीं लगे हैं, जैसे टीबी के लिए भी लगता है, ठीक है, अगर आपको बचपन में वो सारे टीके नहीं लगे हैं तो आपको वो बीमारियां होने के क्या होते हैं, संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो रोगों के प्रकार क्या हैं। एक होता है भाई तीव्र रोग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज। वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, तीव्र रोग
ढेर जल्दी से आते हैं, ढेर सारा जो आपको परेशान करते हो जल्दी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, सर्दी। कैसी आपको सर्दी होती है, आप दवा ना भी लो तब भी वो 4-5 दिन में ठीक अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है। तो सर्दी आती है, तीव्र रोग है, जल्दी से आया पकड़ा आपको, एकदम 3-4 दिन आप एकदम परेशान रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दीर्घकालीन रोग। भाई मैंने बताया था आपको कि ये अधिक समय तक चलते हैं, इनको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, लंबी अवधि तक ये डिजीज चलेंगे, इनको क्या करते हैं, क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है। टीबी हो गया, मैंने बताया था आपको कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, अगर बोन टीबी है तो 1 से 1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा, लंग्स टीबी है तो 6 से 8 महीने, कुल मिला के टीबी का भी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। फील पांव, जिसमें मैंने बताया था कि हाथी का जैसे पैर हो जाता है, एक पांव तो नॉर्मल, एक पांव इतना फूल जाएगा, ठीक है, हाथी पांव उसको कहते हैं, ठीक है। किसकी वजह से होता है बेटा, वुचेरिया वाउचेरिया बैंक्राफ्टी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, फील पांव, हाथी पांव, क्योंकि पैर कैसे दिखते हैं, हाथी जैसे दिखने लगते हैं, जैसे हाथी के पांव होते हैं ना, ऐसे दिखने लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाथी पांव, ठीक है। अब ये डिजीज कैसे हो गई, दीर्घकालीन, जिनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलाज कैसे चलेगा, लंबा चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद संक्रामक रोग हो गए, रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाते हैं और संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं संक्रामक रोग, जैसे कि फंजाई भी कॉज कर सकते हैं, दांत भी है, ठीक है, दांत भी क्या होता है, हो जाता है, वो भी संक्रामक रोग होते हैं, एक को है तो दूसरे को हो सकता है, ठीक है। प्रोटोजोन्स डिजीज कुछ होती हैं, कृमि से कुछ डिजीज हो सकती हैं, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, संक्रामक भी हो सकते हैं, ठीक है। असंक्रामक रोग क्या होते हैं भाई, जो अगर किसी व्यक्ति में है तो वो किसी दूसरे को संक्रमित नहीं करेंगे, वो जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में रहेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे को वो किसी और वजह से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन संक्रमित नहीं होगा दूसरा व्यक्ति उनसे। जैसे कि ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं। जैसे किसी को हृदय रोग हो गया और आप उससे मिलने गए तो आपको थोड़ी ना हृदय रोग हो जाएगा, आपको नहीं होगा, ठीक है। एलर्जी हो गई, मान लो आपको गेहूं से एलर्जी है, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको बहुत, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को दही से एलर्जी है, तो आपको एलर्जी है ना, किसी जो दूसरा आपके साथ बैठा है खा रहा है उसको जरूरी थोड़ी ना कि वो एलर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं, संक्रमित नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। अब अभावजन्य रोग, यानी कि आपको जैसे पोषक तत्वों का अभाव है, जैसे कि आपको थायराइड हो गया, ठीक है, तो थायराइड हो गया, दोनों हो सकता है, हाइपो हाइपर, कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया कम हो गया, तो दोनों स्थिति में आपको रोग हो सकता है। तो ये आपसे किसी और को नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अभाव है ना, आपकी बॉडी में उस हार्मोन्स की कमियां दिखता है ना, दूसरे की बॉडी में तो नहीं है ना, आपसे मिलने जुलने खाने पीने से ये उसको तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये भी रोग कैसे होते हैं, ये भी रोग जो है वो संक्रामक नहीं होते हैं, ठीक है। अपक्षयी रोग, जैसे किसी को गठिया हो गया, आपने देखा होगा घर में अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं बेटा घुटने में बहुत दिक्कत है, चल नहीं पाते, तो क्या बोलते हैं, अरे इनको गठिया हो गया है, इसलिए इनका क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, ठीक है। तो ये भी कैसे रोग है, ये संक्रामक थोड़ी ना, आप उनके पास बैठेंगे या उनसे मिले जुलेंगे तो आपको नहीं होगा, ठीक है बेटा। कैंसर हो गया। अब फिर क्या है, जन्मजात रोग, कुछ ऐसे रोग भी होते हैं भाई जो जन्म से ही होते हैं, अनुवांशिक आधार से ही हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। ये सारे रोग कैसे होते हैं, ये जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर क्या है। संक्रामक रोग व्यक्ति से, किससे, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाएगा, जबकि जो असंक्रामक रोग होगा वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ में नहीं फैलेगा भाई। और संक्रामक रोग जो होगा यह रोगाणुओं के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, किससे, रोगाणुओं के आक्रमण के कारण, जबकि जो असंक्रामक रोग है यह जीवित रोगाणुओं को छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलता है। क्लियर इतना पॉइंट। अब देखो जो संक्रामक रोग है यह धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल सकता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बताओ जल्दी, कौन बताएगा मुझे, उसको एक चॉकलेट मिलेगी जिसने मुझे सही सही जवाब दे दिया। कोरोना।
कोरोना आया था, कोरोना कैसा था बताओ, संक्रामक रोग था कि असंक्रामक रोग था, कौन बताएगा? कोरोना जो था बेटा वो संक्रामक रोग था, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, पूरे देश को, पूरी कम्युनिटी को, सारे विश्व को वो फैल गया, ठीक है। तो क्या था वो, एक संक्रामक रोग था, हाईली डेंजरस संक्रामक रोग था। इसीलिए जब किसी को कोविड होता था उसको अलग कर दिया जाता था, ना कोई उससे मिलता जुलता था, ना कोई उसके पास जाता था। क्यों? क्योंकि पास जाने से क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना किसका है, संक्रामक रोग का। वो धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल सकता है, आपने देखा है, आपने महसूस किया है, ठीक है। और जो असंक्रामक रोग है, अब जैसे किसी को हृदय रोग है तो वो समुदाय में नहीं फैलेगा भाई, वो उसी तक रहेगा, ठीक है। संक्रामक जो रोग होते हैं उनका उपचार एंटीबायोटिक्स के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे सामान्य सर्दी जुकाम होता है, आपको वायरल फीवर होता है, डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक्स दे देता है, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो असंक्रामक रोग है उसका उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, हाई शुगर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एंटीबायोटिक से थोड़ी ना ठीक होगा कि 4 दिन खा लिया तो ठीक हो गया, उसके लिए उसकी अलग से बीपी और शुगर की दवाएं चलेंगी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ले लिया, चले आगे। अब देखो रोगाणु क्या होते हैं, बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले वो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रामक कारक भी कहते हैं। और यह महामारी बीमारी कुछ रोग एक जगह या समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं और बड़ी आबादी को संक्रमित कर देते हैं, इसे ही महामारी कहते हैं। जैसे कि हैजा हो गया, कोरोना हो गया। हैजा के बारे में सुना है ना, पहले जब हैजा होता था तो एक को होता था, दो को होता था, फिर पूरी की पूरी बहुत ढेर सारे लोगों को हो जाता था, बहुत ढेर सारी मृत्यु होती थी। चलो हैजा मान लो आपने ना देखा हो, क्योंकि हैजा अब बहुत कम जगहों पे ऐसे फैलता है, लेकिन कोरोना तो हम सब ने देखा है ना, कितने सारे लोगों की डेथ हुई कोरोना से, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। तो जो कोरोना है इसी को बोलते हैं महामारी। क्या थी वो हमारे लिए, एक महामारी थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पूरे समुदाय, पूरे विश्व में फैल गया और बहुत तीव्रता से फैलता है, बहुत जल्दी से सब कवर कर लेता है, बहुत जल्दी से सबकी डेथ कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, महामारी। क्या बोलते हैं कि जो बीमारियां एक जगह या समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलती हैं और बड़ी आबादी को संक्रमित करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड, चलें आगे बेटा। चलो अब देखो रोग फैलाने के साधन क्या क्या हैं, मतलब वो स्प्रेड होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, मान लो यहाँ पे एक संक्रमित व्यक्ति ए है और यहाँ पे एक यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति है भाई, जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है। अब इस स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी किस किस चीजों से हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि इसको मच्छर काट लिया हो या मक्खी काट ली हो, ठीक है, तो भी उसको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। हो सकता है उसको हैजा हो जाए, कालरा हो जाए, मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, ये सारी बीमारी हो जाए। तो यहाँ पे जो फैलाने के साधन क्या है, वो क्या है, कीट है। क्या है, कीट है, ठीक है। अब मान लो कोई डॉग है, उसमें क्या है, रेबीज। रेबीज आप जानते हो ना, जैसे कहते हैं कुत्तों के काटने से या और एनिमल्स के काटने से रेबीज हो जाता है। तो अगर कोई पशु है तो उसमें रेबीज है, तो रेबीज अगर किसी, मान लो उसने स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो वो उसके अंदर चले गए, वो क्या हो गए, वो वायरस उसके अंदर चले गए, उसको भी हो गया वो, ठीक है। और क्या हो सकता है, मान लो संपर्क द्वारा भी हो सकता है कि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, आपने उसके साथ बैठ के कुछ खा पी लिया, ठीक है, कुछ खा लिया, पानी वानी पी लिया, तो भी आपको हो सकता है, ठीक है। वायु द्वारा भी हो सकता है, किसी को टीबी है, कोई आपके सामने बैठा है खांस रहा है, तो भी क्या होगा, आपके अंदर सीधे जाके टीबी के वायरस घुस जाएंगे, आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा, बस लग गए आपके काम, हो गया आपको टीबी, ठीक है। अब व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा हो गया, जैसे मैंने बताया था कि जिन लोगों को एड्स होता है वो दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है, उनको भी एड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके हैं जिससे एक स्वस्थ मनुष्य को भी क्या होता है, एक संक्रमित मनुष्य से क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। क्लियर है कि रोग फैलाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं? क्लियर है बेटा? चले आगे। वेरी गुड, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
अब देखो, संक्रामक रोग जो होते हैं वो पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और संक्रामक, कोई व्यक्ति संक्रामक है, तो उससे वो स्वस्थ मनुष्य में भी क्या करेगा, रोग को फैला देगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव या संक्रामक कारण ही हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे वायु हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, रोग वाहक और लैंगिक संपर्क, यानी कि किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी जैसे एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो कुछ डिजीजेस ऐसी भी होती है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स यानी कि सेक्स करने से भी एक से दूसरे में हो सकती है। ठीक है, आप देखो वायु द्वारा, जैसे कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो रोगाणु क्या होते हैं, हवा में फैल जाएंगे। और फिर जो स्वस्थ मनुष्य है लेकिन अगर उसका इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि क्षय रोग, टीबी हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, अब जल और भोजन द्वारा, अगर कोई संक्रामक कारण हमारे शरीर में जल व भोजन के द्वारा प्रवेश कर जाता है, जैसे एक अमीबियासिस पेचिस होती है, ठीक है, एक ब्लड डिसेंट्री होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। जैसे आपने कुछ खाया, आपने कोई ऐसी चीज खाया जो क्या हुआ, वो जो संक्रमित है, तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस जाएगा। फिर जो भी आपका फीकल मैटर है, जो भी आपका मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, उसमें खून तक आने लगता है, या आपको पेचिस हो जाएगा, बार बार लूज मोशन जाओगे, बार बार लूज मोशन जाओगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, हैजा हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये आपने अगर कोई भी चीज जल या भोजन ऐसा लिया है जो संक्रमित है, जो सही नहीं है, जो संक्रमित है, और आपने उसको ग्रहण कर लिया, तो आपको भी वो रोग, आपको भी ये रोग ये क्या करेंगे, फैला देंगे। ठीक है, रोग वाहक द्वारा, जैसे आपको पता है मादा एनाफ्लीज मच्छर बीमारी कॉज कर देती है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गए, ये सारी चीजें रोग वाहक द्वारा फैलती है। ठीक है, यानी कि कोई भी कीट पतंगे उसको एक से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। रैबीज संक्रमित पशु द्वारा, संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सभी के काटने से रैबीज संक्रमण हो सकता है। तभी आप देखो किसी को भी कुत्ता काट लेता है या बंदर वगैरह काट लेता है, तो उसको तुरंत जाके क्या करते हैं, तुरंत हम टीके लगाते हैं, क्योंकि अगर एक बार, तुरंत क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, अगर एक बार बेटा किसी को रैबीज हो गया तो फिर उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि मुझे कुत्ते ने काट लिया या मुझे बिल्ली या किसी बंदर ने काट लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको किसी भी पशु ने काटा है तो आप तुरंत जाके क्या करेंगे, उसके इंजेक्शंस लगाएंगे, तब तो बचाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं बताया और अगर उसमें रैबीज के वायरसेस हुए तो फिर बचाने की कोई भी संभावना नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखो लैंगिक संपर्क द्वारा, मैंने बताया कुछ डिजीज होते हैं जैसे सिफिलिस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स हो गया, ये सब लैंगिक संपर्क यानी कि सेक्स करने से दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें फैल जाता है। ठीक है, एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा भी फैलता है, यानी कि जो एड्स होता है बेटा, एड्स किससे होता है, HIV वायरस। ठीक है, तो पहला तो ये किससे हुआ, लैंगिक संपर्क। अगर किसी ने किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, ठीक है, तो उसको हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी के खून है इन्फेक्टेड और वही इंजेक्शन उस आदमी को लगा जिसको संक्रमण है, और फिर वही इंजेक्शन किसी स्वस्थ मनुष्य को लगा दिया गया, तो भी हो सकता है, यानी संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा भी फैल सकता है। ठीक है, अथवा गर्भावस्था में जो रोगी माता होती हैं या स्तनपान कराने से भी शिशु को, जो माता से भी शिशु को हो सकता है। ठीक है, माता से शिशु को हो सकता है, और अगर उसका रक्त गलती से किसी स्वस्थ मनुष्य को भी चढ़ा दिया गया तो भी हो सकता है। तो ये सारे एड्स होने के सिर्फ एक वजह नहीं होती है, और भी वजह होती है। ठीक है, अब देखो एड्स फुल फॉर्म क्या है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है,
एड्स का भी अभी क्या है, कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसे डिले किया जा सकता है। आप पूछेंगे मैम डिले क्या होता है? डिले का मतलब होता है बेटा कि इसको कुछ, जैसे किसी को एड्स हो गया तो हम उसको दवाएं देके और उसकी देखभाल करके सिर्फ उसकी मौत को कुछ दिन आगे बढ़ा सकते हैं, पर एड्स की हमारे पास अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम हो जाना, बिल्कुल नष्ट हो जाना, एड्स कहलाता है। यह एक भयानक रोग है और इसका रोगाणु क्या है? HIV, ह्यूमन इन्फेक्टिंग अपतनिज है। ठीक है, देखो एड्स कर HIV करता क्या है? जैसे मान लो आपने घर बनवाया, ठीक है, ये आपका घर है, सुंदर सा प्यारा सा। अब आपने अपने घर की सुरक्षा करने के लिए एक चौकीदार को रखा। आपने बोला कि ये चौकीदार मेरे घर की सुरक्षा करेगा, ठीक है, मेरे घर को प्रोटेक्ट करेगा। अब बाहर से कुछ लोग आए और आपके चौकीदार को ही मार डालें, तो अब आपका घर क्या है? अब आपका घर खुला है, इसको कोई भी आके लूट सकता है, कोई भी आगे डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही ये HIV क्या करता है? HIV क्या करता है? जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में हमारा एक इम्यून सिस्टम भी होता है। जैसे हमारे पास आर्मी है, पुलिस है, दूसरे लोगों से लड़ने के लिए ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी के पास भी अपनी एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। कि जब भी हमारे आसपास इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस, इतनी चीजें, रोगाणु, विषाणु सब रहते हैं, फिर भी क्या हम हर रोज बीमार होते हैं? नहीं, हर रोज बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता रहता है। जब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब ये इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है उस लड़ाई में, तब कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हावी होती है। जब ये इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है किसी लड़ाई में, तब वो बीमारी हमारे ऊपर क्या होती है? हावी होती है, अन्यथा ये इम्यून सिस्टम लड़ता रहता है। ठीक है, अब ये HIV वायरस क्या करेगा? ये आएगा और ये इनको कुछ नहीं डैमेज करेगा, वो सीधे आएगा हमारे इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देगा। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया तो फिर क्या है? हमें कोई भी बीमारी हो जाएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और हम किसी भी बीमारी की वजह से मर जाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? एकदम खत्म हो चुका है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये जो HIV है वो क्या है? बहुत ही खतरनाक है। क्लियर है? समझ गए? चलो, वेरी गुड। अब देखो संचरण होने के कारण क्या क्या है? देखो, संचरण के कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण, मैंने बताया अभी पीछे लिखा था, आपने देखा आपने कि अगर किसी संक्रमित कोई व्यक्ति है, उसका रक्त दूसरे को, किसी को इंजेक्शन लगा, दूसरे गलती से दूसरे को लगा दिया, या कोई संक्रमित व्यक्ति है, गलती से उसका जो ब्लड है वो किसी दूसरे को चढ़ा दिया, तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। दूसरा क्या है? यौन संपर्क, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स से पीड़ित मां से शिशु में चला जाता है। संक्रमित इंजेक्शन या सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए कर दो तब भी हो जाता है। ठीक है, निवारण क्या है? कैसे बचें? तो देखो, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए कभी भी। अनजान व्यक्ति से, अगर किसी को भी एड्स है, आप किसी को भी नहीं जानते, तो उससे यौन संबंध ना बनाए। संक्रमित रक्त कभी भी ना चढ़ाएं, यानी कभी किसी को ब्लड चढ़ता है तो पहले उस ब्लड को क्या करें? टेस्ट करवा लें कि उस ब्लड में किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है। और दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए नया ब्लेड का इस्तेमाल करें। जैसे लोग जाते हैं ना, कहाँ पे, जहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बनाने का शॉप होता है, वहां पे एक ही जो रेजर होता है या एक ही चीज से वो सबकी बना देते हैं। तो मान लो किसी का कटा और वहां पे ब्लड लग गया, वो ब्लड संक्रमित है, अब वही से किसी दूसरे का बना दिया, उसको भी कट गया, उसके भी ब्लड में वो चला गया, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो अगर कहीं भी बाहर दाढ़ी और बाल बनवाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमेशा क्या करें? नया ब्लेड, या आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो नई सुई, और अगर अब ब्लड किसी को चढ़ रहा है तो ब्लड की जांच करवा लें, और असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं किसी के साथ। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है? एड्स से बचा जा सकता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? आगे चले? चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो,
अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या है? ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, कोई एक माध्यम तो होता नहीं है, वो बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनसे वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, घुस सकते हैं। किसी ऊतक या अंग में संक्रमण हो सकता है, उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है, तो नाक से अगर मान लो हमने सांस ली और रोगाणु गया, जैसे मान लो टीबी का है, चला गया रोगाणु बैक्टीरिया, तो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि टीबी हो गया। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो आहार नाल यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जैसे कि खसरा हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने अभी बताया था आपको ब्लड डिसेंट्री हो गई, ये सारी चीजें। या पे हेपेटाइटिस का रोगाणु है अगर, तो वो आपके लीवर को क्या करेगा? हेपेटाइटिस आपने सुना ना, ए बी आपने सुना होगा इसके बारे में, तो वो किसको इफेक्ट करता है? वो लीवर को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो रोगाणु कहाँ से प्रवेश कर रहा है, जिस जगह से वो प्रवेश करेगा वो उस जगह के ऑर्गन्स को क्या करेगा? टारगेट करेगा और उसको क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो, वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो जनन अंगों से प्रवेश करते हैं लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। इसी तरह मलेरिया का जो रोगाणु होता है वो त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है। मच्छर ने काटा, त्वचा के द्वारा प्रवेश कर गया और रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। आपको पता है, हमने पढ़ा है, रक्त होता है, रक्त में क्या होते हैं? एक होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको आप क्या कह रहे हैं? आप कहोगे मैम जिसको हम आरबीसी कह रहे हैं। एक होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्या हो गया? श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको आप क्या कह रहे हो? जिसको आप कह रहे हो डब्ल्यूबीसी। और एक क्या हो गया? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो मलेरिया का जो मलेरिया जो होता है, जो मलेरिया का रोगाणु होता है, वो त्वचा, मच्छर ने काटा और चला गया आपके अंदर, वो रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करेगा। किनको नष्ट करेगा? इनको, आरबीसी को क्या करेगा? नष्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? नष्ट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार जो जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु है वो मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को क्या करता है? संक्रमित करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्लीपिंग सिकनेस, बताया था ना, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है। ठीक है, कौन कॉज करता है बेटा? प्रोटोजोआ कॉज करता है। ओके, चलो अब भाई उपचार के क्या नियम हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या किस तरह से उपचार करेंगे? तो देखो, रोगों के उपचार के लिए दो प्रकार हम यूज करते हैं। ठीक है, पहला रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार करेंगे और दूसरा रोगाणु को मारने के लिए उपचार करेंगे। देखो कैसे, आप पूछेंगे मैम कैसे, ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया। जैसे मान लो आपको मलेरिया हो गया, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? आपके जो लक्षण है, जैसे आपको बुखार आ रहा है, आपको ठंडी लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो डॉक्टर आपको दवा देगा कि आपको बुखार ना आए। ठीक है, आप खाना खाना शुरू करो। ये सारी चीजें एक तरफ तो ये करेगा कि आपके जो लक्षण है उनका उपचार करने के लिए दवाएं देगा, और दूसरा क्या करेगा? अब जो आपके अंदर मलेरिया के क्या हैं, जो रोगाणु हैं, उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स चलाएगा। समझ गए? तो क्या करेगा? रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार करेगा भाई, और रोगाणु को मारने के लिए भी ट्रीटमेंट करेगा। समझ गए? अब रोग के लक्षणों को कम करने के लिए क्या उपचार होते हैं? पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दिया जाता है, जैसे बुखार, दर्द, दस्त। पहले डॉक्टर इन सब के लिए लक्षण देगा कि आपके बुखार कम हो जाए, दस्त कम हो जाए। ठीक है, जैसे आपको कोई भी बीमारी है, आप बोलो अरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करेगा, उसका भी इलाज करेगा, लेकिन पहले तो आपको दर्द कम होने की दवा देगा। ठीक है, उसके बाद हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में मदद करेगा भाई। जैसे अगर आपको बुखार नहीं चढ़ रहा होगा तो आपका एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा, आपकी दिक्कतें कम होंगी, तो आपका बॉडी फिर क्या करेगा? उनसे लड़ेगा, जो भी आपके अंदर रोग होगा। समझ गए? क्लियर है? चलो अब देखो, रोगाणु को मारने के लिए क्या उपचार है? मैंने पहले ही बताया कि रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है?
एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। जैसे कि जीवाणु को मारने के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष यानी कि पेड़ होता है जिसका क्या नाम होता है, सिनकोना। क्या नाम होता है बेटा, सिनकोना, ठीक है। तो ये जो सिनकोना वृक्ष है, इसकी छाल से, इसकी मान लो ये वृक्ष है तो इसकी छाल, बाहर आप देखते हो छाल ऐसे निकाल सकते हैं, उसकी छाल से कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया की दवा बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, किसको, रोगाणुओं को मारने में एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। आगे चले, अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स एक रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हो गए, कवक हो गए, मोल्ड हो गए, इन सब द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और उनको मार देते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपसे कोई पूछे तो क्या है, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं और एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। जैसे पेनिसिलिन जो होता है वो जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीशीज में, जैसे मान लो ये कोई क्या है, जीवाणु है और इसकी कई सारी स्पीशीज हैं, उसकी कई सारी स्पीशीज हैं। स्पीशीज क्या है आपको पता है, ठीक है, कई सारी स्पीशीज हैं। तो इनमें जो कोशिका भित्ति बनाने की जो बाहरी है, मैंने आपको बताया था ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, याद करो, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, याद आया। और फिर यहाँ पे कोशिका झिल्ली होता है, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, फ्लैजुला होता है। तो ये जो पेनिसिलिन है ये क्या करते हैं, ये जो इनका सबसे कोशिका भित्ति जो सबसे इनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको बनाने की प्रक्रिया को रोक देते हैं और उन सभी स्पीशीज को मारने के लिए क्या होता है, ये पेनिसिलिन प्रभावकारी है, मतलब उन सभी को मारने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है, चलो अब देखो निवारण के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, कि आप कैसे रोक सकते हो। प्रिवेंशन क्या होता है, रोक सकते हैं, कहते हैं ना कि बीमारी होने से अच्छा प्रिवेंशन कर लो, अपना बचाव कर लो, ठीक है। तो देखो एक तो हमारे पास सामान्य विधियां हैं, जनरल जो हमारे रास्ते हैं, ठीक है, और एक रोग विशिष्ट विधियां यानी कि स्पेसिफिक क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं। तो देखो सबसे पहले सामान्य विधियां क्या क्या है, रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर करना है। जैसे वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। याद करो जब कोविड था तो सबको क्वारंटाइन कर दिया गया था कि आप भीड़ भाड़ ना रहे, क्योंकि किससे फैल रहा था, हवा से फैल रहा था ना। तो सब लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे थे, ठीक है। और क्या था, पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए, पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए। अगर कोई पानी है और वो इन्फेक्टेड है, पानी क्या है, इन्फेक्टेड है, तो इससे क्या करेंगे, पानी को उबाल के पिएंगे तो जो भी उसके रोगाणु होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्मदर्शियों द्वारा फैलाने वाले रोगों, जैसे मलेरिया है, तो अगर मलेरिया है तो अपने आसपास आप मच्छरों को मत पनपने दीजिए। कहीं भी गंदा पानी अगर स्टोर है उसमें आप देख रहे हैं कि मच्छर के लार्वा हैं तो उनको खत्म कर दीजिए, गंदगी मत रखिए, बरसात के सीजनों में स्पेशली होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आप गंदगी नहीं रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, घर में अपने कॉइल लगा के रखेंगे या नीम का पत्ता जला लीजिए, उससे वो एक नेचुरल तरीका है मच्छरों को भगाने का। तो जब मच्छर आपको काटेंगे ही नहीं तो मलेरिया डेंगू ये सब होएगा ही नहीं, और अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी सामान्य विधियां हैं भाई, इनको करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये सब आप अपने आप खुद से अपने घरों में कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये सब क्या है, सामान्य विधि है, ठीक है। चलो अब देखो विशिष्ट विधियां क्या है, रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाते हैं और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का
उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं, और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणुओं से वो विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उसे मार देती हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि चीरते हुए चला गया पीछे। अब बोले मैम चीरते हुए चला गया। देखो हम बताते हैं क्या करते हैं। देखो जैसे आपको बचपन में टीके लगते हैं, टीका लगता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या होता है टीके में, आपको क्या लगाते हैं, दवाई डालते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं। तो ये जो रोग विशिष्ट विधियां इसमें करते क्या है, जैसे मान लो पोलियो है, तो किससे हो रहा है पोलियो? वायरल डिजीज है, ठीक है। अब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो अपनी सारी कोशिकाओं को पहचानता है, वो अपनी बॉडी की हर एक सेल को पहचानता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी चीज बाहर घुसी, कोई भी रोगाणु विषाणु कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज हमारे शरीर में बाहर ही घुस रही है तो शरीर की जो कोशिकाएं वो कहेंगी ओ ये तो हमारा नहीं है, ये बाहर से आया है, मारो 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 इसे, और उसको मार के क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या काम कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है। इसीलिए कभी कभी देखो जब किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी और ऑर्गन दिया जाता है, लीवर दिया जाता है, किडनी दिया जाता है, तो इम्यूनो सप्रेशर दवाएं चलती हैं, यानी कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र दबाने की दवाएं चलती हैं, ताकि उसका बॉडी या उसका इम्यून सिस्टम उस चीज को मार के खत्म ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है, तो हमारी बॉडी का ये प्रतिरक्षा तंत्र है कि बाहर से कोई भी गया तो उसको मारेगा, प्लस मारने के बाद उसकी पूरी जानकारी फोटो क्लिक करके सेव कर लेगा कि दोबारा आप उससे कहीं भी मिले, वो बीमारी उससे कहीं भी मिले, वो बोलेगा ओ इससे तो मैंने पहले मिल चुका हूं, मुझे पता है इसको AK-47 से मारना है या चाकू से मारना है या तलवार से मारना है, क्योंकि वो एक बार क्या हो गया, उससे मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सामने वाली बीमारी बहुत भारी है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं है, तब तो वो सामने वाली बीमारी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को तोड़ मरोड़ के हमारी बॉडी पे भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए किया क्या जाता है, जैसे मान लो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। अब कुछ छोटे वायरस लिए जाएंगे, कुछ मतलब वायरस की बहुत कम क्वांटिटी ली जाएगी, थोड़ी सी क्वांटिटी ली जाएगी और उसको हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा। वो क्वांटिटी इतनी कम होगी कि उससे हमारा शरीर जो है डैमेज ना हो, उससे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत नुकसान ना हो। तो जैसे ही वो छोटी क्वांटिटी आई और हमारी बॉडी में गई, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तुरंत उससे लड़ेगा, बोलेगा वो ये बाहर की चीज इसको मार दो, मार दिया, और मार करके उसकी सारी जानकारी को सेव कर लिया, जैसे अपन कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, सेव कर लिया। अब जब कभी भी उसको जिंदगी में पोलियो के, टीबी के, किसी के भी बैक्टीरिया या वायरस मिले, तो आपको तो टीका लगा है, टीके का मतलब क्या है, आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, तो आपका इम्यून सिस्टम तैयार है उनसे लड़ने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को ये भी पता है कि कैसे लड़ेंगे। तो जब बाद में ये अगर आपकी बॉडी में आया तो आपका इम्यून सिस्टम घबराएगा नहीं, उसको पता होगा कि वो अच्छा इसको कैसे मारना है, मैंने पता है, मैंने इसको पहले मारा है, तो आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा ताकत से उससे लड़ पाएगा, ज्यादा ताकत से उससे लड़ पाएगा, उसको मार भगाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गई, ये हमारी हो गई रोग विशिष्ट विधियां। समझ गए, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे चलें, चलो अब देखो टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग जानते हो ना, जिसमें किसी को क्या बोलते हैं कि कोढ़ हो गया है ना, ऐसे हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं। इन सभी बीमारियों के लिए टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया, इन सभी के लिए टीके उपलब्ध हैं। पहले से टीके लगवा लेंगे तो दोबारा वो बैक्टीरिया वायरस कभी भी हमारे संपर्क में आएंगे, कभी भी हमारा उनसे पाला पड़ेगा, तो हमारी बॉडी को पहले से पता है बेटा कि उनसे कैसे लड़ना है, हमारी बॉडी उनसे लड़के उन्हें डील कर लेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इनसे कैसे लड़ना है। ठीक है, और इन सभी चीजों के टीके उपलब्ध हैं तो लगवा लेना चाहिए। बच्चों को डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी एक ऐसी चीज है जिसमें एक साथ कई सारी चीजों का टीका मिश्रण करके लगा देते हैं। ठीक है, तो डीपीटी का टीका पहले तो किससे बचाता है, डिप्थीरिया, ये भी एक बीमारी है, कुकर खांसी, ये भी एक बीमारी है, और टेटनस के लिए दिया जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डीपीटी का टीका लग जाता है, उससे वो एक साथ 3 बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वो 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी हो गया और
टेटनस हो गया। इन तीनों से बचने के लिए सिर्फ एक टीका लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी में क्या रहे, उनकी बॉडी में उनका इम्यून सिस्टम क्या करे, उनको पहचान ले और फिर कभी वो मिले तो उनको मार भगाए। समझ गए, एंटीबॉडी बन जाएगी शरीर में, क्या बन जाएगा, उनके खिलाफ एंटीबॉडी, हथियार बना के वो रख लेंगे, फिर जब कभी भी उनसे पाला पड़ेगा उनको मार भगाएंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस ए के लिए भी टीका है, 5 वर्ष से कम बच्चों को यह दिया जाता है। रैबीज का विषाणु कुत्ते, बिल्ली, बंदर या खरगोश के काटने से फैलता है, और रैबीज का भी वैक्सीन है जो मनुष्य और पशुओं के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो रैबीज का भी क्या होता है, वैक्सीन लगता है, ठीक है, पशु को भी लगता है और इंसानों को भी लगता है। तो ये सारे वो स्पेशल मेथड्स हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, तो लिखो यस मैम क्लियर है। अब देखो बीमारियां क्या क्या है भाई और किन किन से हो रही है, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन। चलो, मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में कि नहीं। देखो सबसे पहले मलेरिया, ठीक है, कौन सा सूक्ष्म जीव कौन से पैथोजन कॉज करता है, प्रोटोजोआ। ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रोटोजोआ कॉज करता है। कौन कॉज करता है बेटा, प्रोटोजोआ, ठीक है। वाहक कौन है इसका, मादा एनोफिलीज। कौन है, मादा एनोफिलीज, ठीक है। तो मलेरिया में क्या होगा, आपको एकदम कपकपी ज्वर आता है, ठीक है, आपको कपकपी ज्वर आता है, एकदम ठंड लगती है बहुत कस के, एकदम आप रजाई कंबल सब एक साथ ओढ़ेंगे, बोलेंगे मम्मी बहुत ठंडी लग रही है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक लक्षण हो गया, ठीक है। तो मादा एनोफिलीज क्या है, मच्छर है। नहीं तो पूछो मैम मादा एनोफिलीज क्या होता है, मच्छर है भाई, मच्छर है, ठीक है। अब दूसरा क्या रोग है हमारा, टाइफाइड। किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कौन फैलाता है, कॉकरोच। कॉकरोच गंदगी में इधर उधर घूमते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे रोग फैलाते रहते हैं, ठीक है। इसमें तेज बुखार आता है और क्या होता है, आपके आंतों में संक्रमण हो जाता है। जैसे आपके घर में कुछ खाने के लिए बन के रखा है, कॉकरोच उस पर जाके टहल रहा है आराम से, ठीक है, वही खाना आपने खा लिया, बस हो गया आपके काम। क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा, आंतों में संक्रमण होगा, फिर आप डॉक्टर के पास भागेंगे, फिर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। अब क्या है, एड्स। तीसरा क्या है, एड्स। किससे होता है, अभी मैंने बताया, वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, HIV। क्या करता है ये हमारा, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगा, खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डेंगू हो गया। तो डेंगू किससे होता है, डेंगू भी एक वायरस डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका सर दर्द होगा, आपको बुखार आएगा, ये सारे आपको लक्षण होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्म से यानी कृमि से जो आपको बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, किसमें होंगी, आंतों में होंगी, ठीक है। अब पेट दर्द होगा, ये सारी चीजें होंगी। काला अजर, काला अजर मैंने आपको बताया था किससे होता है, लीशमानिया से। लीशमानिया किसमें आता है, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दिमागी बुखार हो जाता है, ठीक है। और भी मैंने बताया था वो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कृमि, वो आंत में संक्रमण कर देता है, जैसे कि एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस से होता है, ठीक है। तो आंतों में संक्रमण या पेट में संक्रमण होगा तो दर्द होगा वहां पे, ठीक है। सार्स बैक्टीरिया है। इसके बाद स्वाइन फ्लू, याद करो बहुत फैला था बीच में स्वाइन फ्लू, ठीक है, सुअर से मानव दोनों में होता है, इससे भी बुखार फैलता है, ठीक है। अब बर्ड फ्लू, याद करो बर्ड फ्लू भी फैला हुआ था बीच में, ठीक है। मुर्गियां, लोग बोल रहे थे मुर्गियां मत खाओ, बर्ड फ्लू है, तो इससे भी क्या है, पक्षी बुखार कहते हैं, इससे भी क्या हो रहा था, बुखार जैसे सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है। इबोला, इबोला भी एक वायरल डिजीज है, किससे होता है, वायरस से होता है, और इससे भी क्या होता है, बुखार फैलता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिजीजेस थे बेटा जो हमने आज पढ़े। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इस चैप्टर के प्रति आपका जो डर है वो खत्म हो गया है ना। तो अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक इसको आराम से पढ़िए, सारे चैप्टर्स रिवाइज करिए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन या दिक्कत हो तो मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में भर भर के मैसेज करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे दिक्कत है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मिलेंगे आपकी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।